क्या कर रही है तू? जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर, उसके बाद तुझे बाहर जाकर पैसा भी तो कमा कर लाना है। जी माँ, मैं कर रही हूँ। तभी अंदर से सपना की आवाज आती है। माँ, मैंने सुबह ही कहा था कि अन्नू मेरे कमरे में आकर मुझे पानी देने के लिए, लेकिन अभी तक उसने नहीं दिया। अब मुझे ही पानी लेने के लिए खुद बाहर आना पड़ा। तूने मेरी बेटी की बात क्यों नहीं मानी? उसने जो कहा तूने क्यों नहीं किया? तू जानती है ना, मेरी बेटी जो कहती है उससे पहले ही उसकी सारी इच्छा पूरी करती हूँ मैं। तो आइंदा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। माँ, मैं रसोई में खाना बना रही थी, इसलिए नहीं जा पाई। मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें मैंने इस घर में महारानी बनाने के लिए रखा है क्या? हमारी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, सारे काम तुझे ही करने होंगे। चल बहुत हो गया, अब जाकर कुछ पैसे कमा कर लेकर आ। माँ, मैं सुबह से सारा काम कर रही हूँ, अब तक कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा खा लूँ, फिर बाहर काम पे चली जाऊंगी। रात को तूने पेट भर कर खाया था ना, अब खाने की क्या जरूरत? चल निकल यहाँ से। यह कहकर काजल उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया, हर वक्त हमारे सिर पर बोझ बनी रहती है ये। बेटा तू चिंता मत कर, इसके अगले तो मैं एक दिन ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। अन्नू आंसू पोंछते हुए घर से निकल जाती है। उसके मन में दर्द उमड़ आता है। भगवान, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। काजल माँ ने तो मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। वो हमेशा सपना को ही रानी बनाती है और मुझे उसकी नौकरानी बनाकर रखती है। क्या करूं मैं? इतना कहते हुए वो एक सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा, सच में तू कुछ भी करने के लिए तैयार है? चल मेरे पास आ जा। वह अन्नू को ऊपर से नीचे बहुत ही गंदी नजर से देखता है। नहीं सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर गलत इरादे के लिए कभी भी नहीं। अरे मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, बस एक बार आ जा मेरे पास। मुझे आप जैसे घटिया आदमी के यहाँ काम करना ही नहीं है। अन्नू वहाँ से तुरंत चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक किसान से उसकी मुलाकात होती है। काका, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस पैसे चाहिए। हाँ बेटे, खेत में बहुत घास फूस उग गई है, अगर तू निकाल दे तो अच्छा होगा। ठीक है काका, मैं कर लूंगी। वह पूरे दिन खेत में मेहनत करती है। शाम को किसान उसे कुछ सिक्के देता है, फिर अन्नू वो लेकर घर आ जाती है। तो कितने पैसे लेकर आई है आज? अन्नू 2 सिक्के उसके हाथ में रख देती है। आज खेत में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए बस यह इतना ही कमा पाएंगी। सिर्फ 2 सिक्के? क्या इतनी मेहनत के बाद तू यही लेकर आई है? इतने काम करने के नाम पे निकम्मी हो गई है पूरी। माँ, मैं सेठ के पास गई थी, तब वो मुझे गंदे नजर से देख रहा था, इसलिए मैंने उसे वहाँ पर काम नहीं करने के लिए कहा। उफ, बढ़िया इज्जत बचाने वाली। अगर तुझमें काबिलियत होती तो पैसे लेकर आती, तो सिर्फ बोझ है मेरे सर पर। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने तुझे कहा था कि घर के लिए अच्छे खासे पैसे कमा कर लाना, पर तू तो बस 2 सिक्के लेकर आई है, इसलिए तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। माँ, ये क्या कह रही हो आप? मैं सुबह से भूखी रही हूँ और अभी भी भूखी हूँ। मैं तो सिर्फ खाना मांग रही हूँ। अगर खाना नहीं खाऊंगी तो बाकी काम कैसे करूंगी? अरे, तू मुझसे जुबान भी चला रही है। तेरे माँ बाप मर गए और यह बोझ मेरे सर पर छोड़ गए। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर काजल पास में रखी छड़ी से उठाती है और अन्नू पर बरस पड़ती है। छड़ी की चोट सहते हुए अन्नू चीखती है, तड़पती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके पीठ और बाजुए पर नीले निशान पड़ जाते हैं। काजल बिना दया किए उसे पीटती रहती है और फिर गालियां देती हुई अंदर चली जाती है। अन्नू वही कोने में सिसकते हुए बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने तो बस थोड़ा सा प्यार और एक रोटी का टुकड़ा ही तो चाहा। उसकी आंखों से बहते आंसू फर्श पर गिरते हैं, पर तभी आंसू धरती पर पड़ते ही एक मोती में बदल जाते हैं।
यह होते हुए सपना देख लेती है और दौड़कर काजल के पास जाती है। माँ, तुम्हें पता है तुमने अभी अन्नू को मारा और उसके आंसू तो सचमुच मोती में बदल गए, बिल्कुल चमक रहे थे। क्या बकवास कर रही है तू? किसी के आंसू कभी मोती बनते हैं? माँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो बाहर देखो, उसके पास 2 मोती गिरे पड़े हुए होंगे। काजल जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि अन्नू के बगल में 2 चमचमाते मोती पड़े हुए हैं। वह फुर्ती से उन्हें उठाती है। वाह, ये तो सचमुच के मोती हैं। अरे ये तो बहुत कीमती मोती है। ये अनार तो हमारी किस्मत की चाबी निकली। इससे आंसू तो हमारी गरीबी ही मिट जाएगी। सच माँ, तो फिर हम बहुत जल्दी धनी हो जाएंगे ना? हाँ बेटी, बहुत धनी। और इसके लिए अब बस हमें एक ही काम करना होगा, अन्नू को रुलाना। जितना रोएगी उतने मोती मिलेंगे और हम उतने ही अमीर बनेंगे। तो इस पर नजर रख, मैं इस मोती को बेचकर देखती हूँ कि हमें कितने पैसे मिलते हैं। इतना कहकर काजल वो मोती लेकर एक साहूकार के पास जाती है। साहूकार भैया, जरा देखिए तो ये मोती कितने के होंगे? अरे बहन, ये तो बेशकीमती मोती है। ऐसे मोती तो सुना है केवल गहरे समंदर में मिलते हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? अरे नहीं, बस हमारे घर पे पड़ा हुआ था, सोचा इसकी कीमत जांच लूं। इसकी कीमत 5 चांदी के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसे बेशकीमती मोती और भी हैं तो मुझे दे देना। ऐसे मोतियों की कीमत बाजार में बहुत अच्छी होती है। सचमुच? तो ये मोती आप ले लो, मुझे 5 सिक्के दे दो और मैं तुम्हें रोज मोती लाकर दूंगी। मुझे भी बता दो तुम्हें यह मोती कहाँ से मिले और तुम कहाँ से लाओगी। आप बस पैसे तैयार रखो, मोती कहाँ से लाती हूँ ये सब जानने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना कहकर काजल वो पैसे लेकर घर लौट आती है। बेटी देखो, यह मोती बेचकर पूरे 5 चांदी के सिक्के मिले हैं। अब तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। सच माँ? तो फिर हमें रोज रोज मोती मिलेंगे ना? हाँ बेटी, अब रोज इसे मानना होगा। यह रोएगी तभी तो मोती निकलेंगे। फिर काजल अन्नू के पास जाती है। अरे ओ करमजली, चलो, मुझे बहुत सारे मोती चाहिए ताकि मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकूं। माँ, मुझे मत मारो, मेरा शरीर अब और नहीं सह पाएगा। मत मारो माँ। चुप कर, तेरे आंसू ही तो हमारी दौलत है। जितना रोएगी उतने मोती मिलेंगे। मैं तो बस अमीर बन जाऊंगी। हर बार जब अन्नू रोती है उसके आंसुओं से चमचमाते मोती गिरते हैं। काजल और सपना उन्हें उठाकर इकट्ठा कर लेती हैं। धीरे धीरे काजल रोजाना अन्नू को बेरहमी से मारने लगती है। हर बार उसके आंसुओं से मोती गिरते हैं और काजल उन्हें बेचकर खुश होती है। लेकिन अन्नू दिन ब दिन कमजोर होती चली जाती है। माँ, अब मत मारो मुझे, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मुझे बहुत बुखार सा लग रहा है। माँ, मत मारो प्लीज। चुप कर अभागन, तू रोएगी तभी तो मैं अमीर बनूंगी। कहीं और भी जोर से मारती है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा संजय अपनी महारानी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ओए जी, हमारी महारानी और कब तक यूं बीमार रहेगी? महाराज, अब हम महारानी का और इलाज नहीं कर सकते। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अगर एक दिन और यही हाल रहा तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। क्या कह रहे हैं वैद्य जी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी रानी को खो नहीं सकता। वो मेरी दुनिया है, उसके बिना तो जीने की कल्पना भी असंभव है। महाराज, अपने आप को संभालिए। अगर आप बिखर जाएंगे तो राज्य का कार्य कौन करेगा? मंत्री जी, मैंने सारे वैद्य हकीम सबको दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी रानी की हालत और बिगड़ती जा रही है। अब तो जीने की सारी उम्मीदें भी टूट जा रही है। महाराज, मैं एक ज्योतिषी को जानता हूँ, शायद वह कोई उपाय बता सके। तो देर किस बात की है मंत्री जी, तुरंत बुलाया जाए। कुछ देर बाद मंत्री ज्योतिषी को लेकर आता है। ज्योतिषी जी, मेरी रानी को बचा लीजिए। उसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
कोई हवन यज्ञ जो आप ठीक समझें, मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी रानी को ठीक कर दीजिए। महाराज, आपकी रानी ठीक हो सकती है। क्या सच में? बताइए कैसे? मैं हर त्याग करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, इस राज्य के एक गांव में एक लड़की है। उसके आंसू सच्चे मोती बनकर गिरते हैं। वहीं मोती महारानी की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। वहीं उन्हें जीवन दान देंगे। तो फिर देर मत करो मंत्री जी, जल्द ही उस लड़की को खोज कर लाओ, चाहे जो हो जाए। महाराज, अगर आप हम सीधे सच सच बता देंगे तो कोई अपनी बेटी को आगे नहीं करेगा। इससे बेहतर है कि हमें घोषणा करवा दें। तुम सही कहते हो मंत्री जी। जाओ पूरे गांव में ऐलान करवा दो। जो भी व्यक्ति सुनहरा मोती लेकर दरबार में आएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा और उसकी बेटी का विवाह हमारे राजकुमार से किया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी घोषणा करवाता हूँ। फिर कुछ ही देर बाद सैनिक गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है, जो भी सुनहरा मोती लेकर राजमहल पहुंचेगा उसे महाराज की ओर से ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे और उसकी बेटी का विवाह राजकुमार से किया जाएगा। क्या सच में राजकुमार से विवाह? ये तो हमारे लिए ऐतिहासिक अवसर है। इतने बड़े सम्मान और भाग्य का मौका शायद ही कोई जीवन में दोबारा पाएगा। लेकिन ये सुनहरा मोती, ये आखिर है क्या? क्या सच में इतना खास है? अरे, हमें भी इसका नहीं पता। ऐसा लगता है कि सच में कोई गहरी रहस्य या ताकत छिपी हुई है। अगर सच में यह मोती राजमहल तक पहुंचता है तो शायद हमारे गांव की किस्मत बदल जाएगा। उसी समय काजल भीड़ में खड़ी यह सब सुन लेती है। अरे वाह, इसका मतलब यह मोती ही हमारी सपना की किस्मत बदल देगा। अगर मैं उस कर्मचारी अन्नू से और आंसू निकलवा लूं और उन्हें मोतियों से सपना राजकुमार की दुल्हन बन जाएगी और इस राज्य की रानी भी। यह सोचते ही काजल जल्दी जल्दी घर की ओर लौटती है। माँ, आज बहुत खुश लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, खुशी की तो बात है। अब तो जल्दी से तैयारी कर, क्योंकि तू इस राज्य की महारानी बनने वाली है। क्या महारानी? सच में? माँ, कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रही हो ना? एक साधारण लड़की मैं और महारानी कैसे बन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सच। अब तेरी शादी राजकुमार से ही होगी और उस कर्मजोली अन्नू से ढेर सारी मोतियां निकालूंगी और उन्हें लेकर राजमहल जाऊंगी। महाराज हमें बहुत सारे इनाम देंगे और राजकुमार से शादी भी तू ही करेगी। लेकिन माँ, इतने सारे मोती आएंगे कहाँ से? वो तो दिन भर एक दो ही मोती देती है। तो चिंता मत कर, आज मैं इतना मारूंगी, फिर अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, जिससे वो डर से कांप कांप कर रोएगी और उसके आंसू ढेर सारे मोती निकलेंगे। पूरे मटके भर दूंगी आज तो मैं। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर काजल अन्नू के पास जाती है। चल मेरे साथ। माँ, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मुझे बहुत जोर से बुखार है। कुछ दवाई दे दो ना माँ। मुझे वैद्य के पास ले चलो माँ। चुप, ज्यादा सवाल मत कर। अब तो यही रहेगी 2 दिन तक। और सुन, इस कमरे में मैं बहुत सारे चूहे, सांप और बिच्छू छोड़ दिए हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो ढेर सारे आंसू बहा और मुझे मोती दे, मटके भर, समझी? माँ, मुझे बहुत बुखार है, कृपया करके मुझे छोड़ दो माँ। मुझे तेरी जान की कोई मतलब नहीं है। अब मुझे सिर्फ अपनी बेटी का भाग्य बदलना है। उसके लिए मुझे ढेर सारे मोती चाहिए और वो तुम दोगी। यह कहकर काजल चली जाती है। माँ, क्या आपने सच में सांप और बिच्छू छोड़ दिए हैं?
हाँ, अगर वो मर गई तो हमें मोती कहाँ से मिलेंगे? अरे पागल, सच में थोड़ा है। मैंने बस उसे डराने के लिए कहा है, ताकि वो अंधेरे में डर के मारे एक कोने में सिपट कर रोती रहे, बस मोती झड़ते रहे। वाह माँ वाह, आपने तो सच में बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अनु अंधेरे में बिना रोटी पानी के तड़पती रहती है। बुखार और डर के बीच हर वक्त सिसक कर रोती रहती है। उसके आंसू मोतियों में बदलते रहते हैं और जमीन पर गिरते रहते हैं। काजल वो सारे इकट्ठा करती है और एक बड़े से मटके में भर लेती है। वाह, पूरा मटका मोतियों से भर गया। अब बस एक आखिरी काम बाकी है, ताकि किसी को भी शक ना हो। वह एक छोटा कटोरा उठाती है और उसमें जहर मिलाती है। माँ, मुझे बहुत बुखार है, कृपया करके मुझे छोड़ दो माँ। चुप कर कंजली, तेरा खेल अब खत्म। यह जहर का प्याला पी, ताकि कल राजमहल में जब मैं यहाँ मोती दूं तो तुझे कोई ढूंढ ना पाए, तू हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं बस जीना चाहती हूँ माँ। तू जितनी देर तक जिंदा रहेगी उतना ही हमारे राजमहल तक पहुंचने में खतरा होगा। अब तेरी मौत ही मेरी सपना की किस्मत बदलेगी। वह जबरदस्ती अनु को जहर का प्याला पिला देती है। अनु तड़पने लगती है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और धीरे धीरे वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, ये आपने क्या कर दिया? अगर किसी को पता चल गया तो? पगली, अब कोई कुछ नहीं जान पाएगा। राजमहल में मोती देखकर सब हमारा गुणगान करेंगे और तू इस राज्य की महारानी बनेगी, राजकुमार की दुल्हन। फिर काजल और सपना दोनों उन मोतियों से भरे मटके को लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ती है। पिछले कमरे में अनु बेसुध पड़ी रहती है। फिर जैसे ही राज दरबार में पहुंचती है। क्या हुआ, बताओ, ये क्या लाए हो? महाराज, जैसे आपने सुनहरी मोती के लिए घोषणा किया था, देखिए मैं पूरे मटके भरकर सुनहरी मोती लेकर आई हूँ। अब कृपया अपने वचन के अनुसार मेरी बेटी सपना का विवाह राजकुमार से कर दीजिए। क्या सचमुच तुम सुनहरे मोती लेकर आई हो? दिखाओ मुझे। जी महाराज, ये देखिए पूरे मटके भर के मोती है ये। हाँ, ये तो सचमुच अद्भुत है। ठीक है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही होगा। तभी ज्योतिषी अचानक बोलते हैं। अरे महाराज, यह लड़की असली नहीं है, यह कोई धोखेबाज और झूठी है, चालाक है। असली लड़की अभी भी अंधेरे में कहीं छिपी हुई है। ये तुम सब क्या कर रहे हो? ये सब मोती कहाँ से लेकर आई हो? सच सच बताओ, ये कौन सी लड़की है? तुम्हारे साथ सच छुपाने की कोशिश मत करना। महाराज, यह औरत धोखेबाज और लालची है, यही असली दोषी है। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़ लो और काल कोठरी में डलवा दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सच बताती हूँ। ये सारे मोती मेरी सौतेली बेटी अन्नू के आंसुओं के बने हैं। मैं उसे अपने ही घर में के अंधेरे कमरे में बंद करके रखा है। क्या तुम इतनी निर्दयी हो सकती हो? सैनिकों, इसे और इसकी बेटी को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। जी महाराज। सैनिक काजल और सपना को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अब उस बेचारी लड़की को कौन लाएगा? पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वयं उस लड़की को लेकर आऊंगा। ठीक है पुत्र, जाओ उसे सुरक्षित लेकर आना। फिर राजकुमार गांव की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद राजकुमार अन्नू के घर पहुंच जाता है। धीरे धीरे अंदर जाता है और एक अंधेरे कमरे की ओर बढ़ता है। तभी अन्नू बेहद कमजोर थी। वह जहर से उसकी जान नहीं गई थी, वह बस बुखार और कमजोरी से तड़प रही थी। हे भगवान, यह तो बिल्कुल ही कमजोर और बीमार हो चुकी है। मुझे जल्दी से इसे राजमहल लेकर जाना होगा। वह तुरंत अन्नू को सहारा देकर उठाता है, पर जैसे तैसे लेकर राजमहल पर पहुंचता है। पिताजी देखिए, यह वही लड़की है
इसकी हालत बहुत खराब है, यह बहुत कमजोर हो चुकी है। क्या तुरंत वैद्य को बुलाया जाए? जी पिताजी। महाराज घबराइए मत, मैं इसे औषधि पिलाता हूँ, कुछ घंटों में संभल जाएगी। वैद्य दवा बनाकर अन्नू को पिला देते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे अन्नू की सांसें सामान्य होने लगती है, उसकी आंखें खुलती है और वो धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करती है। पिताजी देखिए, ये ठीक हो रही है। धन्य है भगवान, इस बच्ची को बचा लिया। तुम सच बताओ, ये कैसे हुआ? मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? कौन हो आप लोग? डरो मत बेटी, तुम इस राज्य के राजमहल में हो। मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हें यहाँ राजकुमार लेकर आए हैं। मुझे वापस जाने दीजिए। अगर मेरी माँ ने देखा कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे बहुत मारेंगी। नहीं बेटी, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? मेरी सौतेली माँ, वो मुझे बहुत नफरत करती है, मुझे जानवरों की तरह व्यवहार करती है और जब मैं रोती हूँ तो मेरे आंसू मोती बन जाते हैं। उसी लालच के कारण वो मुझे रोज मारती है ताकि आंसू बहे और मोती बने। क्या तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया गया? इतना कहते ही अन्नू की आंखों से एक आंसू गिरता है और जमीन पर पड़ते ही वह चमचमाता मोती बन जाता है। चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। तभी मंत्री वहां आता है। महाराज, महारानी वो अपने बिस्तर से उठ गई है, उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। हे भगवान, ये सच है? इतने वर्षों की बीमारी एक ही मोती की रोशनी से दूर हो गई। बेटी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम तो हमारे लिए वरदान हो। तुम्हारा यह एहसास मैं कभी नहीं चुका सकता। महाराज, मुझे खुशी है कि मेरे आंसू किसी का भला कर पाए, वरना मेरी माँ तो इन्हें हमेशा अपने लालच के लिए इस्तेमाल करती रही है। अब ऐसा कभी नहीं होगा बेटी। आज से तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह मेरे पुत्र राजकुमार से होगा। पिताजी, जैसा आप उचित समझे, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। राजकुमार, क्या आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ अन्नू, दिल से तैयार हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है, अन्नू के आंसू कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान है। हाँ, यही सच है। इस कन्या का दिल पवित्र है और पाक है। यह कारण है कि उसके आंसू मोतियों में बदलते हैं। लेकिन महाराज, यह उसके लिए खतरनाक भी है। अगर वो ऐसे ही लगातार रोती रही तो उसकी जान पर भी खतरा हो सकता है। ठीक है, अब से कोई भी उसे दुख नहीं देगा। अब उसे रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि वह मेरी राजकुमारी है और मेरे राजकुमार की भविष्य की पत्नी होगी। कुछ ही दिनों में महाराज ने बड़े धूमधाम से राजकुमार और अन्नू के विवाह कर दिया। शादी के बाद पूरा राज परिवार और प्रजा आनंदमय जीवन बिताने लगा और खुशी खुशी रहने लगा।